दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर है महाकाव्य और खंडकाव्य। यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य में दिया है और बहुत सारे अंतर हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो पहला देखिए महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है और यहाँ पर देखिए खंडकाव्य में जीवन के एक पक्ष का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर महाकाव्य संतृप्त होता है, खंडकाव्य में संक्षिप्त होता है। महाकाव्य में प्रकृति का चित्रण विशद रूप में किया जाता है, खंडकाव्य में प्रकृति का चित्रण संक्षिप्त रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंडकाव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देख लिए हैं। यहाँ पर पहला अंतर है, यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा हम पूरे बहुत सारे अंतर आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए संचारी भाव और स्थायी भाव। तो सबसे पहला यहाँ पर है स्थायी भाव और यहाँ पर है संचारी भाव। तो मानव हृदय में सुषुप्त रूप में रहने वाली मनोभाव स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जबकि हृदय में अन्य अनंत भाव जागृत व विलीन होती रहती हैं, यहाँ पर संचारी भाव कहलाते हैं। ये स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं। ये संचारी भाव कुछ समय रहकर विलीन हो जाती हैं। ये उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होते हैं। ये स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं। स्थायी भाव में कुल संख्या 10 होती है, स्थायी भाव में कुल संख्या 10 होती है और संचारी भाव जबकि 39 माने जाते हैं। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है और संचारी भाव जबकि 39 माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरी वाले में देखेंगे एक वहाँ पर और अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी और यहाँ पर उपन्यास। ठीक है, तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है और यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, यहाँ पर ये कटा हुआ है, आप लोगों को दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटे छोटे दिए हैं अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक लाइन के अंतर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे एकांकी एवं नाटक में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे अंतर मैंने करवा रखे हैं कर रखे हैं, तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए एकांकी एवं नाटक में अंतर। ठीक है, तो एकांकी और नाटक में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर है एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथावस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथावस्तु होती है। ठीक है, यहाँ पर कथावस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। और यहाँ पर मैंने उदाहरण में दिया गया है दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है और यहाँ पर चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पर एकांकी और नाटक में अंतर, ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, आपको बहुत जल्द याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक और अंतर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ठीक है, तो जीवनी किसी महापुरुषों के जीवन पर लिखी जाती है, किसके लिए, महापुरुषों के जीवन पर लिखी जाती है। आत्मकथा स्वयं पर लिखी जाती है या स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। ठीक है, तो दूसरा है यहाँ पर जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है। ठीक है, तटस्थ है यहाँ पर। आत्मकथा में लेखक व्यक्तिगत झलक जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बताता है, खुद उनकी व्यक्तिगत झलक जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जीवनी प्रेरणादायक होती है, आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं। ठीक है, आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है और जीवन प्रेरणादायक होती है। तो जीवन में हम जीवनी से हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरणादायक होती है। और इसके बाद हम देखेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ठीक है, तो राजभाषा में अंतर देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर राजभाषा में, तो राजभाषा स्वाभाविक रूप में सृजित शब्द है। राजभाषा स्वाभाविक रूप में सृजित शब्द है। राजभाषा और यहाँ पर राष्ट्रभाषा, यहाँ पर राजभाषा। ठीक है, तो राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है और राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप में सृजित शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है, राजभाषा प्रशासन की भाषा है। राष्ट्रभाषा स्वतंत्र व मुक्त होती है, राजभाषा नियमों में बंधी होती है। ठीक है, राजभाषा नियमों में बंधी होती है और राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर हो गए हैं। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे अंतर मैंने लिख रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छी से याद हो जाएंगी। और यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर ये वीडियो आपको उपलब्ध करवा दी हमने पूरी की पूरी। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। इसके बाद हम दूसरा अंतर देखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर देखेंगे तो प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है, मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला और दूसरा है यहाँ पर। और प्रबंध काव्य में कथाक्रम होना अनिवार्य है, मुक्तक काव्य में कोई कथाक्रम नहीं होता है। और यहाँ पर तीसरा देखिए, प्रबंध काव्य के छंदों में पूर्वोपर संबंध पाया जाता है, मुक्तक काव्य में छंदों में पूर्वोपर संबंध का अभाव होता है। प्रबंध काव्य सर्गबद्ध होता है, मुक्तक काव्य सर्गबद्ध नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुक्तक काव्य में छंदों में पूर्वोत्तर संबंध का अभाव होता है। यहाँ पर ये वाला है पूर्वोपर संबंध पाया जाता है और यहाँ पर पूर्वोपर संबंध का अभाव होता है। ठीक है। जिसके बाद देखेंगे हम संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग संस्मरण और रेखा चित्र में संबंध अंतर, तो यहाँ छोटा होता है, यह छोटा होता है और यह बड़ा होता है। यह किसी महान व्यक्ति का होता है, यह किसी सामान्य व्यक्ति का होता है। इसमें विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी भाषा अविधा मूलक होती है, इसकी भाषा सांकेतिक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर संस्मरण और रेखा चित्र में हमने आपको अंतर बता दिए हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे बहुत सारे अंतर हो चुके हैं। इसके लिए आपके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे और भी अंतर देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं, इसलिए ये मेरी सबसे पहली वीडियो है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।